हेलो दोस्तों, बायोलॉजी के पार्ट 3 में अपने देखेंगे। आज छोटी आंत से अपने स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है छोटी आंत। छोटी आंत में देखिए, बेसिकली अगर अपने देखें तो अमाशय के बारे में हमने देखा था, इस तरीके का भाग था। अब इस भाग से अगर अपने आगे ध्यान दें, यहां पर देखिए, ये अमाशय भाग था हमारा। डायरेक्ट अमाशय से आगे से छोटी आंत शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले ये आपने दिमाग में रखना आवश्यक होता है कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? इन 3 नामों को आपने ध्यान में रखना है और शॉर्ट में आप याद कर लीजिए, DJI। DJI का डी का मतलब होता है ड्यूओडेनम, जिसको अपने ग्रहणी बोलते हैं। जे को अपने बोलते हैं जेजुनम, इसको अग्र क्षुद्रांत्र भी बोला जाता है या इसको मध्यांत्र भी बोला जाता है। और सबसे लास्ट वाला छोटी आंत का जो भाग होता है उसको अपने इलियम बोलते हैं। ये 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। और ग्रहणी जो होती है ये यू आकार की होती है। ग्रहणी का आकार कैसा होता है? यू आकार। ग्रहणी यू आकार की होती है। अब थोड़ा सा ग्रहणी के बारे में अगर अपन डिटेल से बात करें तो ये भाग होता है ग्रहणी। इस ग्रहणी के अंदर ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती है। छोटी आंत में ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये जो ब्रूनर ग्रंथियां होती हैं ये श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। यहां पर देखिए, यहां पर अगर अपने बात करें तो इस तरीके से अग्नाशय वाहिनी आएगी और यहां पे पित्त वाहिनी आती है, ठीक है ना। इस भाग में जहां से अग्नाशय वाहिनी ग्रहणी वाहिनी के अंदर जुड़ती है, यहां पे एक अवरोधनी पाई जाती है जिसको ओडी की अवरोधनी कहते हैं, जिसका नाम क्या होता है? ओडी की अवरोधनी। ये क्या करती है? भोजन को अग्नाशय नली में जाने से रोकती है। इसका मुख्य कार्य ये होता है। यहां से पित्तरस आएगा और यहां से अग्नाशय रस आएगा, ठीक है ना। अगर अपने बात करें अग्नाशय रस की, इससे पहले देखिए सर्वाधिक पाचन जो होता है, सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक अवशोषण, यानी भोजन को पचाने के बाद उसको अवशोषण करना पड़ता है। सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक अवशोषण कहां पर होता है? हमारे शरीर के किस भाग में? छोटी आंत्र के भाग में होता है। यह भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक अवशोषण कहां पर होता है? छोटी आंत में होता है। अब छोटी आंत में 2 प्रकार के रस मिलते हैं भोजन के अंदर। पहला है अग्नाशय रस, पहला है अग्नाशय रस। अग्नाशय रस के बारे में कहा जाता है कि शरीर का सबसे शक्तिशाली रस होता है। अग्नाशय रस शरीर का सर्वाधिक शक्तिशाली रस या फिर सर्वाधिक शक्तिशाली पाचक रस कौन सा कहलाता है? अग्नाशय रस कहलाता है। क्लियर होगी बात? क्योंकि ये संपूर्ण भोजन का पाचन करता है। यहां पे संपूर्ण भोजन का क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर अपनी बात करें तो अग्नाशय रस में से विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है ना। जैसे नाम लिखता हूं मैं आपको, एंटेरेकेसिस, काइमोट्रिप्सिनोजन। ये एंटेरेकेसिस इस काइमोट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है?
काइमोट्रिप्सिन में। इसके अलावा ट्रिप्सिन, सुक्रेज, एमाइलेज, माल्टेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, इस तरीके के बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो अग्नाशय रस में उपस्थित होते हैं। क्लियर होगी बात। अब देखिए काम क्या क्या होता है। सबसे पहले अगर प्रोटीन का पाचन करना है तो ये तीनों रस काम में आते हैं। कौन कौन से? एंटेरिकेसिस, काइमोट्रिप्सिन, ओजोन और ट्रिप्सिन। ये प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करते हैं अभी बताइए? प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करते हैं? डाइपेप्टाइड में। प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी ये जटिल भोज्य पदार्थों को सरल और अवशोषण योग्य भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, और अगर अपनी बात करें तो सुक्रेज, सुक्रेज की अगर अपनी बात करें सुक्रेज कैसी शुगर है? मीठी शुगर। सुक्रेज को सुक्रेज नहीं है, सुक्रोज है। सुक्रोज, सुक्रोज को सुक्रेज जो है वो किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कौन करता है? सुक्रेज। उसके बाद देखिए एमाइलेज। एमाइलेज जो है वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा लाइपेज जो है वो वसा को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार से ये सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं ये भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। इसके साथ साथ अगर अपने बात करें तो छोटी आंत के अंदर इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए ये इतनी बड़ी पाइप है, इस पाइप को आपने इतने से एरिया में रखना है तो आप क्या करेंगे? इस पाइप को फोल्ड करेंगे। इस तरीके से इस पाइप को फोल्ड करके और आप इस एरिया में रख सकते हो। हमारी आहार नाल की लंबाई या अपने बात करें मात्र छोटी आंत की लंबाई तो 2 से 2.5 मीटर लंबी होती है, 2 से 2.5 मीटर लंबी होती है। लेकिन हमारा जिसको अपने स्टमच या पेट अपने सामान्य भाषा में कहते हैं, उस पेट के अंदर छोटे से एरिया में इतनी बड़ी आहार नाल होती है, वो कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, एक उदाहरण मैं आपको और देता हूं। जब आप कुत्ते या बिल्ली को मरी हुई देखते हैं सड़क के ऊपर, तो उसमें से एक बहुत लंबी आपको रस्सी सी बाहर निकली हुई दिखाई देती है, वो भी क्या होती है? छोटी आंत होती है। तो छोटी आंत में और बेसिकली मनुष्य के अंदर आंत की लंबाई ज्यादा होती है, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए इसका सरफेस एरिया या इसका क्षेत्रफल जो है वो ज्यादा चाहिए। तो होता क्या है कि सबसे पहले इस तरीके से अंदर की तरफ मुड़ के छोटी आंत और इस तरीके की संरचनाओं का निर्माण करती है। हालांकि इससे आगे आपके सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना। सिर्फ इतना है कि रसांकुर और सूक्ष्मांकुर के कारण, रसांकुर और सूक्ष्मांकुर के कारण आंत्र का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है। लेकिन सबसे पहले आंत अंदर की तरफ फोल्ड होकर वलनों का निर्माण करती है, जिसको केरकरिंग के वलन कहते हैं, जिनकी लंबाई 8 mm की होती है, जिनकी लंबाई 8 mm की होती है। इन केरकरिंग के वलनों के ऊपर 1 mm के रसांकुर होते हैं, ठीक है ना।
प्रत्येक रसांकुर के ऊपर बहुत छोटा 1 माइक्रोमीटर तक के सूक्ष्मांकुर यानी माइक्रोविलाई होती है। सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई होती है जिनकी संख्या एक रसांकुर के ऊपर लगभग 1000 होती है, यानी 1000 की संख्या में ये पाए जाते हैं। इस तरीके से आंत्र का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और इन्हीं रसांकुरों के अंदर रक्त नलिकाएं तथा लसिका नलिकाएं जो होती है इनके अंदर प्रवेश करती है, जहां से भोजन का अवशोषण किया जाता है। क्लियर होगी बात यहां पे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अग्नाशय रस की हमने बात कर ली थी। अगला है पित्तरस। पित्तरस, पित्तरस देखिए कहां से आया था, यहां पे था लीवर, लीवर के नीचे थी पित्ताशय और पित्ताशय से निकली पित्तवाहिनी और पित्तवाहिनी जाकर किस में मिल गई, छोटी आंत में, यहां पर मिल जाती है। ठीक है ना। तो पित्तरस, सबसे पहले देखिए पित्तरस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता, यानी अपने कह सकते हैं कि पित्तरस में किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं होता। पित्तरस में किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं होता। पित्तरस में 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है पित्त लवण और दूसरा होता है पित्त वर्णक। पित्तरस का निर्माण कहां होता है, पित्तरस का निर्माण होता है यकृत में, लिवर में होता है। दूसरी बात, पित्तरस का संग्रहण कहां होता है, पित्ताशय में होता है। यानी पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है, लिवर में होता है, जबकि पित्तरस का संग्रहण कहां पे होता है, पित्ताशय में होता है। अब देखिए पित्त लवण क्या करते हैं और पित्त वर्ण क्या करते हैं। पित्त लवण जो होते हैं ये भोजन का माध्यम क्षारीय बनाते हैं, जिससे आंत्र के जो एंजाइम होते हैं वो सारे कार्य करने लग जाते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, पित्त वर्णक 2 प्रकार के होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इन दोनों वर्णकों की मात्रा बढ़ने से पीलिया रोग हो जाता है। दूसरी बात, इन्हीं के कारण मल का रंग क्या होता है, हल्का पीला होता है। किसके कारण, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण। उसके साथ साथ देखिए पित्त लवण जो होते हैं ये पित्त लवण वसा का इमल्सीकरण करते हैं, यानी डायरेक्ट रूप से वसा का पाचन नहीं होता। वसा का इमल्सीकरण या फिर जिसको अपने बोलते हैं पायसीकरण करने के लिए किसका यूज होता है, पित्त लवणों का यूज होता है। किसका यूज होगा भाई, पित्त लवणों का यूज होता है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने बात करते हैं बड़ी आंत की। छोटी आंत के बाद में कौन सा भाग होता है आहार नाल का, बड़ी आंत। बड़ी आंत को भी अपने छोटी आंत की तरह 3 भागों में बांट सकते हैं और नाम क्या दे देते हैं अपने, CCR। क्या नाम दे देते हैं, CCR। इसको बोलते हैं सिक्कम, इसको बोलते हैं कोलन, इसको बोलते हैं रेक्टम। क्या क्या भाग बोलते हैं, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, इस तरीके से हमारी बड़ी आंत होती है और इसी बड़ी आंत के साथ आकर जुड़ती है छोटी आंत, और इन दोनों के संधि स्थलों पर इस तरीके का एक भाग होता है। इस भाग का नाम होता है अपेंडिक्स।
अपेंडिक्स, जो कईयों के दर्द करने लग जाती है। अब देखिए इसका लॉजिक क्या है अपेंडिक्स का। हमारे जो पूर्वज थे वो घास फूस ज्यादा खाते थे, यानी सेल्यूलोज को भरपूर मात्रा में खाते थे, और सेल्यूलोज को पचाने के लिए इस अपेंडिक्स में ई कोलाई उपस्थित होते थे। ई कोलाई जीवाणु होते हैं, ई कोलाई उपस्थित होते थे, वो सेल्यूलोज का पाचन करते थे। लेकिन कालांतर में हम भरपूर मात्रा में सेल्यूलोज का उपयोग करना बंद कर चुके हैं, जिसके कारण धीरे धीरे ये अपनी क्रियाशीलता को कम करती गई, और अब ऐसा समय आ गया जब इसका कोई कार्य नहीं होता, ये ऊपर से बंद रहती है। लेकिन कभी कभी इसका मुंह खुलने के कारण मल जो है या जो एक्स्ट्रा पदार्थ है, भोज्य पदार्थ, इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे इसके अंदर सोजन आ जाती है और ये दर्द करने लग जाती है। तो डॉक्टर शल्य क्रिया द्वारा इसको यहां से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना। तो पहला भाग सिक्कम, दूसरा भाग कोलन और तीसरा भाग रेक्टम। अब देखिए बड़ी आंत में कोई एंजाइम नहीं होता। बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता, बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का अवशोषण नहीं होता, केवल जल व जल अपघट्यों, खनिज लवणों, इन्हीं का कुछ मात्रा में अवशोषण होता है। बाकी बड़ी आंत के अंदर किसी भी प्रकार का अवशोषण नहीं होता। ठीक है ना। तो ये था बड़ी आंत का भाग, कोइकम, कोलन और रेक्टम। एक चीज देखिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, एक चीज अपने देखते हैं कि आंतों को अपने बोला था, एक को बड़ी बोल दिया, छोटी बोल दिया, एक को बड़ी बोल दिया। ये क्या रीजन होता है? देखिए छोटी आंत जो होती है उसकी लंबाई तो अधिक होती है, बड़ी आंत की लंबाई छोटी आंत से क्या होती है? कम होती है। लेकिन व्यास जो होता है छोटी आंत का व्यास जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। छोटी आंत का व्यास कम होता है और बड़ी आंत का व्यास अधिक होता है, इसीलिए इसे बड़ी आंत और इसे छोटी आंत बोला जाता है। क्लियर होगी बात? हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, यहां तक हम बात कर चुके हैं किसके बारे में? आहार नाल के विभिन्न अंगों और विभिन्न भागों के बारे में, विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों के बारे में, और बाह्यस्रावी ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले एंजाइम्स के बारे में, क्या क्या उनका कार्य होता है, वो सारा हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारे शरीर के सबसे इंपॉर्टेंट भाग का, जिसका नाम होता है लीवर या यकृत। सबसे पहले देखिए, लीवर जो है वो हिपेटिक कोशिकाओं का बना होता है। हिपेटिक कोशिकाएं या फिर जिसको अपने कुफर सेल्स बोलते हैं, इसका बना होता है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग, हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग, और वो भी कौन सा? आंतरिक भाग, क्या होता है? यकृत होता है, लीवर होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी क्या है? लीवर है। और ग्रंथि किस प्रकार की? बाह्यस्रावी। शरीर का सबसे बड़ा कमरा भी क्या है? लीवर है। शरीर का सबसे बड़ा कमरा भी क्या है? लीवर होता है। उसके बाद अगर अपने लीवर की इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करें तो भोजन का संग्रहण भी कहां पर होता है? लीवर में। और किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। देखिए कई दिन तक जब आप व्रत करते हो, जैसे आप नौरते वगैरह करते हो ना, तो अगर कई दिन भोजन नहीं खाओगे ना, तो भी लीवर जो है इसमें ऐसी क्षमता होती है कि भोजन को वापस कन्वर्ट करके ये शरीर को आवश्यकता अनुसार प्रोवाइड करवाता है, यानी प्रदान करता रहता है, जिससे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। कुछ ही दिनों के लिए बात करें, अपने ज्यादा दिनों के लिए बात नहीं करते। उसके अलावा लीवर जो है वो शरीर के अंदर निराविषीकरण करता है। निराविषीकरण का मतलब होता है टॉक्सिसिटी
नष्ट करता है। टॉक्सिक पदार्थ अगर हमारे शरीर में कोई जहरीले पदार्थ बन गए हैं तो उनको भी दूर करने का कार्य किसका होता है? लीवर का। इसके साथ साथ लीवर का अन्य कार्य भी और होता है। अब देखिए, जब हम जहरीली चीजें खा लेते हैं तो हमारे लीवर पे उसका असर होता है। जहरीली चीजें खाने के कारण हमारे शरीर में अमोनिया बनता है, ठीक है ना। अमोनिया जब किडनी के पास जाता है, यानी हम यूरियोटेलिक है, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन जब अमोनिया किडनी के पास जाता है तो अमोनिया बहुत ही खतरनाक होता है। तो किडनी क्या करती है? उसको मना कर देती है कि मैं तेरे को मेरे में से पास होने नहीं देती। तब ये संदेश जाता है मस्तिष्क के पास, तो मस्तिष्क यकृत को बोलता है। यकृत क्या करता है? उस अमोनिया को, ध्यान से सुनिए इस चीज को, उस अमोनिया को ऑर्निथीन चक्र चलाता है। ऑर्निथीन चक्र द्वारा यूरिया में बदल देता है, यूरिया में बदलता है और शरीर से बाहर निकाल देता है। इसके साथ साथ देखिए, हम यूरिया का उत्सर्जन करते हैं तो हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण भी कहां होता है? यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण भी कहां होता है? यकृत में होता है। इसके साथ साथ रक्त का थक्का बनना आवश्यक है कि नहीं है? रक्त का थक्का बनना अति आवश्यक है, क्योंकि रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो थोड़ी सी भी चोट लगने से शरीर का जो रक्त है वो बाहर निकलने लग जाएगा। लेकिन रक्त का थक्का ना बनना भी आवश्यक है। कहां पर? धमनियों और शिराओं में, यानी रक्त की नलिकाओं में। रक्त की नलिकाओं में थक्का जमने से रोकने के लिए हिपेरिन का स्त्रावण, जो कि एक प्रतिस्कंदन कारक है, जो कि क्या है? एक प्रतिस्कंदन कारक है। इसका स्त्रावण भी कौन करता है? लीवर करता है। इसका स्त्रावण भी कौन करता है भाई? लीवर करता है। इस तरीके से इसके साथ साथ विटामिन ए, डी, ई के, इसके साथ साथ देखिए विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन वी, क्या लिखते हैं? विटामिन ए, डी, ई के का भी संश्लेषण कौन करता है? लीवर करता है। क्लियर होगी बात? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि यकृत को प्रभावित करने वाले कारक, यानी यकृत को कौन कौन से कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं। यकृत किस से प्रभावित होता है? यकृत जो होता है वो शरीर का बहुत ही मजबूत अंग होता है। यकृत में सर्वाधिक पुनरुद्भवन, यानी इस यकृत की कुफर कोशिकाएं जो है वो नष्ट होती है तो भी ये बार बार बन जाती है। इस चीज को बोलते हैं पुनरुद्भवन। हमारे शरीर के कौन से अंग में सर्वाधिक पुनरुद्भवन पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है। लेकिन फिर भी कई ऐसे कारक हैं जो इस यकृत को प्रभावित करते हैं। उनके बारे में अपने देखते हैं कि कौन से कारक हैं जो यकृत को प्रभावित करते हैं। उन कारकों पर अगर अपने बात करें तो क्या क्या है? सबसे पहला है लीवर सिरोसिस। एक रोग होता है लीवर सिरोसिस, और वास्तव में ये कोई रोग नहीं है। ज्यादा मात्रा में एल्कोहल सेवन से, ज्यादा मात्रा में एल्कोहल सेवन से लीवर की कुफर कोशिकाओं को क्षति पहुंचती है, जिसको लीवर सिरोसिस बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 2। नेक्स्ट नंबर 2 की अगर अपने बात करें तो पीलिया, ज्वाइंडिस, दूषित भोजन और जल से, दूषित जल और भोजन से पीलिया हो जाता है, जिससे यकृत प्रभावित होता है। और नंबर 3 है हेपेटाइटिस। ये वायरस जनित रोग है, जिसको अपने आगे की वीडियो में बात करेंगे। विभिन्न प्रकार के रोगों के अंदर इसकी चर्चा करेंगे। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट करते हैं पाचन से संबंधित विकृति। पाचन विकृतियां कौन कौन सी है, इसमें अपने अलग अलग बात करेंगे। नंबर 1 हर्निया, नंबर 2 बवासीर, नंबर 3
हर्निया हो गया, बवासीर हो गया, वमन हो गया, प्रवाहिका यानी डायरिया, प्रवाहिका डायरिया, वमन वोमिटिंग, और बवासीर पाइल्स और हर्निया। अब देखिए सबसे पहले अपने हर्निया की बात करते हैं। हर्निया पुरुष और स्त्रियां दोनों में होता है, लेकिन प्रभावित किसको करता है? पुरुषों को करता है। देखिए इस तरीके की संरचना होती है पुरुषों की। अगर अपनी बात करें, पुरुषों पे यहां पे वृषण कोष उपस्थित होते हैं। कई बार क्या होता है कि आंत की लंबाई असामान्य रूप से अधिक होने पर आंत्र जो है वो वृषण कोषों में आ जाती है, जिससे वृषण कोषों का आकार बढ़ जाता है। इस रोग को हर्निया रोग कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि शल्य चिकित्सा द्वारा यहां से आहार नाल की लंबाई को कम कर दिया जाता है, ठीक है ना। इस रोग को कहते हैं हर्निया। लेकिन महिलाओं में क्या होता है? महिलाओं में अंडकोश नहीं होता, तो यहां पर अगर आंत्र की लंबाई भी बढ़ती जाएगी तो भी ये पेट के पास इकट्ठी होती रहेगी, इतना ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी। किसके बारे में बात कर ली हमने? हर्निया रोग के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट देखिए, अगला जो रोग है उसको अपने देखते हैं पाइल्स या फिर बवासीर। इसमें देखिए क्या होता है, इस तरीके की बड़ी आंत जो होती है गुदा के पास में, यहां पे रक्त नलिकाओं का आकार बढ़ जाता है और रक्त नलिकाएं इन भित्तियों से होती हुई गुदा के अंदर आ जाती है, जिससे तेज दर्द होता है और मल के साथ खून बाहर आता है, जिसको क्या कहते हैं? अपने बवासीर कहते हैं। तीसरा है वोमिटिंग। वोमिटिंग क्या होता है? ये देखिए, ये अमाशय है, इस अमाशय में ये कार्डियक वाल्व होता है। किसी भी वजह से अगर भोजन इस अमाशय से वापस मुख गुहा द्वारा बाहर निकल जाता है तो इसको अपने वोमिटिंग कहते हैं। फूड पॉइजनिंग वगैरह से हो जाती है वोमिटिंग। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, और वोमिटिंग आने के बाद आपका मुंह खट्टा खट्टा हो जाता है, किस कारण होता है? क्योंकि अमाशय के अंदर HCl होता है। उसके साथ साथ अगर अपने देखें तो वोमिटिंग से पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है, वोमिटिंग से पहले शरीर में कौन सी क्रिया होती है? बेचैनी होती है। प्रवाहिका या डायरिया क्या होता है? प्रवाहिका या फिर डायरिया ये होता है कि जब आंतों का अवशोषण कम हो जाता है, आंतों के अवशोषण करने की क्रिया कम हो जाती है, जिससे मल पतला हो जाता है और बार बार मल का उत्सर्जन होता है, जिसको प्रवाहिका या फिर डायरिया कहा जाता है। अगला है कब्ज। जब भोजन शिकम में रुक जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कब्ज कहते हैं। और इससे बाद आजकल एक बहुत ज्यादा प्रचलन में है एक विधि, जिसको अपने बोलते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी। जिसको क्या बोला जाता है? बेरियाट्रिक सर्जरी बोला जाता है। ये देखिए होता क्या है, ये किस काम आती है? सबसे पहली बात, मोटापे को कम करना। बेरियाट्रिक सर्जरी किस काम आती है? मोटापे को कम करने में। और होता क्या है, देखिए आंत जो होती है, हमारी आंतें, इन आंतों का क्षेत्रफल अधिक होता है तो ये पाचन ज्यादा करती है। लेकिन इस सर्जरी में क्या किया जाता है? बेरियाट्रिक सर्जरी में, जैसे आंत इतनी बड़ी थी पहले, इसको यहां से इतना भाग काट दिया तो अब आंत क्या रहेगी? छोटी रहेगी। तो भूख कम लगेगी और भोजन कम करेगा, जिसके कारण मोटापा जो है धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है ना। मोटापे को कम करने के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी की जाती है, जिसमें आंत की लंबाई को कम किया जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखिए भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषण लास्ट टॉपिक है अपना इस यूनिट का, पाचन तंत्र का। भोजन का अवशोषण मुख गुहा, अमाशय, हम यहां टेबल से समझेंगे। मुख गुहा, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, इन भागों में कहां कहां पर किस किस तरीके से भोजन का अवशोषण होता है, यानी किन किन चीजों का अवशोषण आहार नाल के किस किस भाग में होता है, उसको अपने देखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले नंबर 1 देखते हैं मुख गुहा के अंदर। मुख गुहा के अंदर बेसिकली अवशोषण होता है औषधियों का।
सिरदर्द की जब आप टेबलेट खाते हो तो उसको 10 या 15 मिनट तक मुख में रखने के बाद बाहर निकाल दीजिए, चाहे सिर बंद हो जाएगा, सिर दर्द जो होना है वो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि औषधियों का अवशोषण कहां पर हो जाता है? मुख गुहा में। आंत्र में अमाशय में एक तो एल्कोहल का अवशोषण होता है, 2-3 पैक लगते ही पूरा नशा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे अमाशय में एल्कोहल पहुंचती है तो एल्कोहल का अवशोषण हो जाता है। इसके साथ साथ जल का अवशोषण भी होता है, ठीक है ना। और सरल शर्कराओं का अवशोषण कहां पर हो जाता है? अमाशय में हो जाता है। नेक्स्ट देखिए छोटी आंत। छोटी आंत में समस्त प्रकार की शर्करा का पाचन कहां पर हो जाता है? छोटी आंत में, ठीक है ना। समस्त वसा का अवशोषण हो जाता है, ठीक है ना। भोजन के जितने भी अवयव हैं उन सभी का अवशोषण कहां पर हो जाता है? छोटी आंत में। यानी खनिज लवणों का भी अवशोषण कहां पर हो जाता है? छोटी आंत में हो जाता है। उसके साथ साथ देखिए बड़ी आंत की अगर बात करें तो बड़ी आंत में एक तो जल का अवशोषण होता है और एक खनिज लवणों का अवशोषण होता है। किसका होता है? बड़ी आंत में जल का और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, आंत के अंदर कुछ सहजीवी जीवाणु भी पाए जाते हैं जो भोजन को पचने में हमारी सहायता करते हैं, ठीक है ना। तो लगभग हमने अपने ओवरव्यू से पाचन तंत्र के लगभग सभी पक्षों को हमने देख लिया, आहार नाल के सभी पक्षों का हमने अध्ययन कर लिया। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो जितना आपको कराया गया है उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। जय हिंद।